स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बात करेंगे कल होने वाली कैबिनेट बैठक पर, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। कितने बजे होगी, कितने वर्ग इससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन सी एजेंडा आइटम्स जा रही हैं, कितने एजेंडास पर कल चर्चा कैबिनेट में होगी, कौन कौन से फैसले संभावित है, इससे जुड़ी जानकारी बिल्कुल इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। कैबिनेट सब कमेटी को लेकर इंतजार बना हुआ है युवाओं में, खास तौर पर जिनकी भर्तियां रुकी हुई है। इस बारे में भी बिल्कुल हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं आज की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब होगी, कितने बजे होगी और किन पोस्ट कोड्स को लेकर इसमें चर्चा होने जा रही है। देखिए, आउटसोर्स मल्टीटास्क वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, राहत भरी खबर इनके लिए भी निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिवाली से पहले इन्हें भी एक तोहफा दिया है। क्या राहत इनके लिए निकलकर सामने आई है, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और 70 वर्ष से अधिक जिन बुजुर्गों की आयु है उनके लिए नई योजना सरकार की ओर से लाई जा रही है। आज इसका जिक्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से किया गया है। इस बारे में भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि पहले मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये पूर्वानुमान जारी किया गया था कि ठीक अभी एक दिन बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रही है और ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी भी हो सकती है। लेकिन अपना पूर्वानुमान वापस लेते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने आज ये बताया है कि फिलहाल 25 अक्टूबर तक मौसम अभी साफ बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। इस बीच सुबह और शाम जरूर सर्दी हो सकती है, लेकिन दिन भर में धूप खिलने का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो एक तरह से खोखली वो प्रेडिक्शन नजर आई है जो कि पहले बर्फबारी और बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से की गई थी। मौसम की अपडेट हम इसलिए देते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हजारों सैलानी इसी मौसम की अपडेट की वजह से पहुंचते हैं, यानी कि पहले जानकारी हासिल करते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब बर्फबारी होगी, उसके बाद ही अपना टूर प्लान करते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ शिमला पुलिस की ओर से किया गया है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पहले मामला 13 सितंबर को सामने आया था, जब कोटखाई के एक निवासी को गिरफ्तार किया गया था। ये चिट्टे की सप्लाई कर रहा था। अब इसके साथियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 6 का ग्रुप था जो कि चिट्टा सप्लाई करने का काम कर रहा था। जो व्यक्ति था जिसे पहले हिरासत में लिया गया था, इसके पास से 30 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था और वो गिरफ्तार फिर इसे किया गया। इसके बैकवर्ड लिंक्स खंगाले गए, इससे पूछताछ की गई और अब जाकर बात सामने आई है कि ये 6 लोगों का ग्रुप था जो कि आगे नशा सप्लाई करने का काम कर रहा था। फिलहाल अभी बाकी भी पूछताछ पुलिस की ओर से जारी है और एसपी संजीव गांधी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर पुष्टि की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर बड़ा पलटवार मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज किया गया है। दरअसल जयराम ठाकुर ने एक सवाल मुख्यमंत्री से पूछा था कि आखिरकार हर जगह जयराम सरकार का ही जिक्र मुख्यमंत्री क्यों कर देते हैं, सब कुछ जयराम सरकार ने किया है, ये बात बार बार मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से क्यों कही जा रही है। गलतियां खुद की है लेकिन वो भी पिछली सरकार पर ही डालनी है। ये सिलसिला इन दिनों जारी है। कुछ ऐसे शब्द नेता प्रतिपक्ष ने कहे, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज एक बात कही है कि सबसे पहले तो जयराम ठाकुर को यह जवाब देना चाहिए कि वर्तमान सरकार को बने कितना समय हुआ है और उनकी सरकार कितने साल रही। तकरीबन 85,000 करोड़ का कर्ज वो हिमाचल प्रदेश पर छोड़ के गए हैं। 11,000 करोड़ की देनदारियां कर्मचारियों की वर्तमान सरकार पर छोड़ के गए हैं। और इन दिनों जो भी उन्हें बोलना होता है, लिखी हुई स्टेटमेंट एक तरह से कह दिया करते हैं, बिना फैक्ट्स के आधार पर अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन बाद में चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अब कुछ तो कहेंगे ही, भले ही उनके पास फैक्ट्स भी ना हो। ये बड़ा जवाब या एक तरह से बड़ा पलटवार आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर किया है। लोक सेवा आयोग की ओर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की पर्सनल आईडीज पर ये ई सर्टिफिकेट्स भी भेज दिए गए हैं। 19 नवंबर को लिखित परीक्षा ली गई थी और बाकी की जानकारी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, अभ्यर्थी वहां जाकर चेक कर सकते हैं। संजौली मस्जिद में तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अवैध निर्माण को हटाने की
प्रक्रिया शुरू हो चुकी है संजौली मस्जिद में। ये मांग हिंदू संगठन उठा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिकायत अभी कुछ महीने पहले ही हुई, बल्कि 2010 से लेकर कई दफा इसकी शिकायत की स्थानीय लोगों ने कि वहां अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। फिर अब की बार मॉनसून सत्र के दौरान मामला गूंजा, कुछ इस कदर गूंजा कि उसके बाद संजौली मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद हो गया, बड़े प्रदर्शन हुए और इसका असर पूरे हिमाचल प्रदेश में भी हुआ और नेशनल खबर एक तरह से हिमाचल प्रदेश की ये बनकर रह गई थी। जिसके बाद नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि 2 महीने के भीतर अवैध निर्माण को संजौली मस्जिद से हटाना होगा। हालांकि 2 महीने ज्यादा लगे स्थानीय लोगों को। फिर हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका दायर कर दी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में फैसला होना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये आदेश सुना दिए हैं कि नगर निगम आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर इसमें अंतिम फैसला लेना होगा ताकि जल्द से जल्द सब कुछ हो सके। लेकिन ये डिसीजन तो पहले ही नगर निगम आयुक्त कोर्ट की ओर से भी सुना दिया गया था कि यहाँ 2 महीने के भीतर अवैध निर्माण को हटाया जाए। इसकी कवायद मस्जिद कमेटी ने शुरू कर दी है। संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। आज छत हटाने की शुरुआत हो गई है। इसके बाद बाकी के 3 फ्लोर्स, जिसमें एक एटिक है और बाकी की 2 मंजिलें हैं, इन्हें भी हटा दिया जाएगा। तकरीबन 3 महीने का समय लगेगा। संजौली कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से ये जानकारी दी गई है कि कोई फंडिंग इसके लिए उन्हें नहीं की जा रही है, ना सरकार की ओर से, ना प्रशासन की ओर से, और यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड भी इसके लिए फंडिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की भूमि पर ये अवैध निर्माण हुआ था तो भूमि पर मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड का ही है। वक्फ बोर्ड को जब पत्र जारी किया था संजौली मस्जिद कमेटी ने कि इसे तोड़ने की अनुमति दी जाए, तो वक्फ बोर्ड ने अनुमति जरूर दे दी, लेकिन फंडिंग करने से मना कर दिया। और अब यहाँ संजौली कमेटी अपने स्तर पर ही फंडिंग करवा रही है। इसे तुड़वाने के लिए 3 महीने का समय लग जाएगा। मोहम्मद लतीफ ने आज एक बात कही है कि जितने भी मुस्लिम भाई कारोबारी हैं उनसे धन जुटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इमारत को तोड़ा जा सके। ये बात भी आज मोहम्मद लतीफ ने कही है कि जब किसी भी इमारत को खड़ा करना होता है तो कई लोग आगे आते हैं आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, लेकिन अब यहाँ 3 मंजिलों को तोड़ने की बात है, अवैध निर्माण को हटाने की बात है, तो ऐसे में फंडिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। कारण ये है कि जोड़ने के लिए सब देते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए बहुत कम लोग ही सामने आते हैं, तो मुश्किलें उन्हें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। छत को हटाने का काम आज से शुरू हो चुका है। इसके बाद एटिक को हटाया जाएगा, फिर बाकी की 2 मंजिलों को हटा दिया जाएगा जो कि अवैध रूप से वहां पर खड़ी की गई थी। देखिए, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी रिएक्शन सामने आया है। उनका ये कहना था कि मिसाल पेश की है संजौली कमेटी ने, संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से ये बिल्कुल यहाँ मिसाल पेश की गई है, जो उन्होंने पहल दिखाई खुद अवैध निर्माण को हटाने की, और पहले से ये अपनी बात यही रख रहे थे कि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो हटाएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, और आज वही करते हुए नजर आ रहे हैं। यही आपसी भाईचारा और प्रेम आगे भी कायम रहना चाहिए कि अगर गलत हुआ है तो गलत को गलत मानकर यहाँ उसे हटाने की कोशिश होनी चाहिए, बजाय इसके कि प्रदर्शन हो, दंगे हो या आपस में दोनों समुदाय लड़े। ये बात मुख्यमंत्री ने भी मानी है और मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी ये कहना था कि इस फैसले का वो स्वागत करते हैं जो कि संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से लिया गया है। वो खुद अवैध निर्माण हटा रहे हैं, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है, और अपील उन्होंने सभी लोगों से की है कि भाईचारा आपस में बना रहना चाहिए। हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है, आगे भी इसे इसी तरह से रहने दिया जाए। लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति ने एक नया ऐलान किया है। पहली बात तो समिति के अध्यक्ष ने ये कह दी है कि ये जो भी हुआ है एक तरह से सनातन लोगों की वजह से हुआ है। सनातनी लोग क्योंकि सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, उसी का नतीजा निकला कि आज अवैध निर्माण हटाया जा रहा है, और स्थानीय लोगों ने भी इसके लिए बड़ा आक्रोश दिखाया, एक संघर्ष किया कई महीने तक। उसके बाद ये फैसला आया है और अब अवैध निर्माण हटने जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में भी समिति की ओर से हर क्षेत्र में नजर रखी जाएगी कि कहीं अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा है, और अभी भी जिन इलाकों में अवैध निर्माण हुए हैं उनके लिए संघर्ष जारी रहेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, कहीं भी विशेष समुदाय की ओर से अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अवैध निर्माण कोई भी करे, मंदिर के लिए हो, मस्जिद के लिए हो, वो बिल्कुल गलत है और उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। देवभूमि संघर्ष समिति इससे पीछे नहीं हटने वाली है। ये ऐलान भी आज इनकी ओर से किया गया है। तो क्या ये संकेत हम समझे कि अब
संजौली मस्जिद के बाद नज़र सीधी मंडी में या अन्य इलाकों पर है जहां मस्जिद में इसी तरह से अवैध निर्माण हुए हैं। हालांकि यहां पर भूमि वक्फ बोर्ड की ही थी, 1947 से पहले की बनी हुई थी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे हिंदू संगठन। उनका कहना था कि भले ही भूमि जिस मर्जी की हो लेकिन अवैध निर्माण तो हुआ है, विदाउट परमिशन, बिना नक्शा पास किए ये इमारतें वहाँ, एक तरह से ये मंजिलें वहाँ पर उस इमारत में खड़ी कर दी गई हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। फिलहाल आज की बड़ी खबर यही है। देखिए, एक मामला सामने आया था धामी क्षेत्र में जहां फेरी वाले के साथ मारपीट की गई कुछ एक स्थानीय लोगों की ओर से, और इस फेरी वाले से ये भी पूछा जा रहा था कि जब एक बार आने के लिए मना किया तो दूसरी बार क्यों आया है, और साथ ही थप्पड़ इसे जड़ दिए गए। बाइक पर सवार था, इसे तलवार से मारने तक की धमकी वहां स्थानीय लोगों ने दी थी। हालांकि ये 6 लोग थे जो कि पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। कारण ये है कि जो फेरी वाला है उसे शिमला पुलिस ने बुलाया था, उसका बयान भी दर्ज किया गया है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर हो सकती है जिन्होंने बेवजह ही इस व्यक्ति को थप्पड़ जड़ दिए, तलवार से मारने की धमकी दी और कानून को अपने हाथ में लिया है। आप सिर्फ इतना सवाल कर सकते हैं कि दस्तावेज कहाँ है या व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ से संबंध रखने वाला है, उतना समझ में आता है। लेकिन जब यह हाथापाई पर बात उतर जाए तो फिर यहां माहौल बिगड़ेगा ही। दोनों समुदायों में एक दूसरे के प्रति हीन भावना आएगी, जो कि सरकार भी नहीं चाहती है, प्रशासन भी नहीं चाहता है, और अधिकतर लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि अराजकता जैसी स्थिति यहां पर फैल जाए। देखिए, स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर नई जानकारी हम आपके समक्ष लाए हैं। इसमें एक और विवाद हो गया है। दरअसल वो स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती में जो यहाँ अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं या एक तरह से तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती के लिए, उन्होंने मांग ये उठाई है कि इस भर्ती में सामान्य टेट ही अनिवार्य किया जाए। दरअसल स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए स्पेशल टेट अनिवार्य कर दिया गया है, और ये खास तौर पर उन्हीं अभ्यर्थियों को टेट क्लियर करना होगा जो कि विशेष बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स उन्हीं के लिए रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन आवेदकों का ये मानना है कि तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से ही सामान्य टेट क्लियर किया हुआ है, और सामान्य स्कूल बहुत सारे हैं जहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ ही विशेष बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ऐसे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल जो कि अभी सामान्य स्कूलों में काउंट किए जाएंगे, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी सामान्य ही होते हैं और अधिकतर बच्चे भी सामान्य होते हैं, कुछ एक बच्चे विशेष रहते हैं। तो ऐसे टीचर्स के लिए तो कोई स्पेशल टेट रखा नहीं गया है, इसलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए सामान्य टेट ही रखा जाए, यानी कि सामान्य टेट ही इनके लिए अनिवार्य होना चाहिए, बजाय इसके कि इन्हें स्पेशल टेट यहाँ क्लियर करने की बात कही जा रही है। इसका एक तरह से विरोध इन्होंने जताया है और ये भी कहा है कि अगर नई शिक्षा नीति को लागू करना है तो उसमें तो साफ तौर पर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि स्पेशल चाइल्ड भी सामान्य बच्चों के साथ ही बैठकर पढ़ेंगे। तो जब इन स्पेशल एजुकेटर्स को सामान्य बच्चे भी पढ़ाने हैं, स्पेशल चाइल्ड भी पढ़ाने हैं, एक साथ बैठकर ये बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले हैं, तो ऐसे में इनसे स्पेशल टेट क्लियर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये इसके फेवर में नहीं है, इस पक्ष में नहीं है, इसलिए सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए। ये बात भी इनकी ओर से कह दी गई है। हालांकि देखना होगा, अब 70% लोगों ने क्योंकि इसमें जनरल टेट पास कर लिया है, लेकिन अब ये स्पेशल टेट क्लियर करने से इनकार कर रहे हैं, इसमें इनका समय भी व्यर्थ होगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि स्कूल शिक्षा बोर्ड को ये स्पेशल टेट करवाने के लिए कहा गया है, शिक्षा सचिव की ओर से और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से भी। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जब यहाँ स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से टेट करवाया जा रहा हो। तो बहुत सारी स्थिति ऐसी हैं जो कि नई हमें नज़र आ रही हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, और फिलहाल व्यवस्था पहले की तरह ही रखी जाए। हर शिक्षक को टेट अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन जनरल टेट ही होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक सामान्य बच्चों को भी पढ़ाएंगे और विशेष बच्चों को भी। या अगर व्यवस्था बदलनी है तो सभी शिक्षकों के लिए बदलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर विशेष बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक तो सामान्य ही हैं और सामान्य टेट क्लियर करके ही आए हैं। तो ये अलग अलग व्यवस्था क्यों, ये सवाल इनकी ओर से दरअसल यहाँ पर उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 81 चालकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और इन्हें भी बाहर करने की तैयारी अब बिजली बोर्ड ने कर ली है। हालांकि संयुक्त मोर्चा ने इसका विरोध जताया है। उनका ये मानना है कि 12 वर्षों से ये चालक अपनी सेवाएं दे रहे थे,
कम सैलरी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। जहां इनके लिए अब रेगुलर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए थी, इन्हें बाहर का रास्ता सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन दिखा रहा है। ये उचित नहीं है, ये इसका विरोध करेंगे। हालांकि विरोध तो पिछले कई दिनों से संयुक्त मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। यही एक वजह है कि अभी ई-केवाईसी की सुविधा भी या एक तरह से जो सर्विस है वो प्रभावित हो रही है। देखिए, अभी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की सर्विस बंद हो गई है और बहुत बुरी तरह से प्रभावित इस वजह से हुई है क्योंकि बिजली बोर्ड यूनियन नाराज चल रही है। इससे पहले 51 पद समाप्त किए गए, कुछ और पद भी आने वाले दिनों में समाप्त किए जाएंगे। इस फैसले का विरोध हो ही रहा था कि इस बीच जानकारी सामने ये आती है कि आउटसोर्स के माध्यम से लगे 81 चालकों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का कहना है कि धीरे धीरे स्टाफ को और कम किया जा रहा है। जो बच जाएंगे उन पर अतिरिक्त कार्यभार डाला जाएगा। पूरे प्रदेश का जिम्मा इन पर रहता है और ये एक बेसिक नीड से जुड़ी सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि देखिए, जब बिजली बोर्ड प्रबंधन से हमने जानकारी ली तो उसमें बात सामने ये आई है कि जो 81 के करीब कर्मचारी रखे गए थे, आउटसोर्स पर थे, कंपनी के दायरे में थे और अब एक तरह से सेवाएं इनसे नहीं ली जा रही हैं क्योंकि यहाँ नई पॉलिसी सामने आई थी। स्क्रैप पॉलिसी बिजली बोर्ड में लाई गई है और इसमें वाहनों को हटा दिया गया है। जब वाहनों को हटा दिया गया है तो इनकी सर्विस की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से जिस कंपनी के दायरे में काम कर रहे थे, कंपनी ने ही इन्हें वापस बुला लिया है। तो बात पूरी ये है, प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का कहना है कि जानबूझकर वहां पर पदों को कम किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है और जो आउटसोर्स पर कर्मचारी लगे थे, 12 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हालांकि बात तो ये भी बिल्कुल जेन्युइन है जो कि यहाँ कही गई है प्रबंधन की ओर से कि अभी इनकी सेवाओं की आवश्यकता ही नहीं थी। स्क्रैप पॉलिसी के बाद वाहनों को हटा दिया गया है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए सेवाएं नहीं ली जा रही है और कंपनी ने खुद ही इन्हें वापस बुलाया है। लेकिन अब इनकी सेवाएं बिजली बोर्ड में कंटिन्यू रखी जाएंगी या नहीं, देखना होगा। इससे पहले न जाने कितने ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी थे जो विभिन्न विभागों में या कॉर्पोरेशंस में अपनी सेवाएं दे रहे थे और बाहर का रास्ता फिर उन्हें दिखाया गया। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज 4 केंद्र बिंदु बताए हैं जिस पर सरकार का खास फोकस है। इसमें एक अनाथ बच्चे हैं, दूसरे दिव्यांग बच्चे हैं और तीसरे विधवाओं के बच्चे हैं और चौथी बात बुजुर्गों को लेकर कही गई है। 70 वर्ष से अधिक जिन बुजुर्गों की उम्र है उनके लिए नई योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री धनीराम शांडिल से आज इस बारे में उन्होंने चर्चा की है और अगले बजट में ये नई योजना वृद्ध लोगों के लिए लाई जा रही है जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। ये संकेत दिए गए हैं आज नई योजना लाने के उन बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है। दूसरी बड़ी बात मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कही है कि जो विधवाओं के बच्चे हैं उनका पालन पोषण सरकार की ओर से किया जाएगा। जब तक अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार की ओर से मदद की जाएगी और तो और 27 वर्ष तक मदद की जाएगी। डिग्री भी यदि वो कोई बड़ी डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं उसमें भी सरकार की ओर से ही सहयोग इन बच्चों का किया जाएगा। दूसरी बात ये भी आज मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं, जो सरकार ने ऐलान किया था उसके मुताबिक 50% तक कार्य उनके लिए हो चुका है और विधवाओं के बच्चों के लिए भी 90% तक वैसी व्यवस्था हो चुकी है। जैसा कि ऐलान हुआ था कि प्रति माह 18 साल तक बच्चों को 1000 रुपये दिए जाएंगे और फिर 18 से 27 वर्ष तक के हायर स्टडीज़ का खर्चा भी सरकार की ओर से ही उनका उठाया जाएगा और इसमें जो मेधावी बच्चे होंगे उनसे बड़ी डिग्रीज भी करवाई जाएंगी सरकार की ओर से ही। जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो इस पूरे कोर्स में पढ़ाई में सरकार की ओर से सहयोग मिलने वाला है इन बच्चों को। आउटसोर्स मल्टीटास्क वर्कर्स को बड़ी सौगात दी गई है और आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स का जिक्र भी आज मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को 28 अक्टूबर को सैलरी दे दी जाएगी, पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी दिवाली से ठीक 4 दिन पहले, वैसे ही इन वर्गों को भी सैलरी 28 अक्टूबर को दे दी जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मल्टीटास्क वर्कर्स जो कि पीडब्ल्यूडी में लगे हैं, इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को वेतन दे दिया जाएगा। ये राहत भरी खबर कहना चाहेंगे इन वर्गों के लिए। आज ही मुख्यमंत्री ने मीडिया के समक्ष ये बात कही है। कैबिनेट अगले कल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक 12 बजे कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है। सबसे पहले बात उन वर्गों की करेंगे जो कि इससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इसमें एक वो कर्मचारी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया है या फिर पूरा होने जा रहा है और ये सितंबर में रेगुलर होने की उम्मीद लगा रहे हैं। लेकिन अब तो सरकार ने व्यवस्था बदल दी है, साल में एक ही बार रेगुलर होंगे, वो भी मार्च में। लेकिन इन कर्मचारियों का कहना है कि फिर 1 टाइम रिलैक्सेशन इन्हें दे दी जाए, यानी कि एक मुश्त छूट इन्हें दे दी जाए। जितने भी कर्मचारी
कर्मचारी अब रेगुलर होने वाले थे सितंबर में, और अगर ये संभव नहीं है तो पुरानी व्यवस्था ही लाई जाए, क्योंकि इससे कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। सीनियरिटी के झगड़े बढ़ेंगे, वित्तीय लाभ को लेकर इन्हें परेशानी आएगी, आगे प्रमोशंस के मामले भी फंसेंगे। अब फिलहाल सरकार क्या करती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी दिवाली से पहले हर वर्ग को ही तोहफा देने में या एक तरह से राहत देने में सरकार लगी हुई है। दूसरा वर्ग यहाँ अंशकालीन जलवाहक है, ये रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं, स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वन मित्र भर्ती में अभ्यर्थियों का कहना है कि अब 10 मार्क्स का इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, या तो 90 मार्क्स पर ही मेरिट बना दी जाए, या फिर दूसरा सजेशन ये भी है कि जमा 2 में जो अंक निर्धारित किए गए हैं उसमें 10% बढ़ोतरी हो। ये इस हक में नहीं है कि अब 10 मार्क्स का इंटरव्यू हो या 10 मार्क्स के इंटरव्यू की जगह कोई और विकल्प लाया जाए। हालांकि कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया है कि 10 मार्क्स का इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन इसकी जगह कुछ और विकल्प लाने पर सरकार तुली हुई है। सरकार का मानना है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है जिसमें साक्षात्कार ना हो, कुछ और व्यवस्था हो जाए और 10 मार्क्स भी जोड़ दिए जाए। लेकिन ये 10 मार्क्स अब हटा ही दिए जाए, या तो 90 मार्क्स पर ही मेरिट बनाई जाए, या जमा 2 में ही 10% अंकों को बढ़ा दिया जाए। ये अभ्यर्थियों की ओर से सुझाव दिया गया है। कई दिन से सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। अगले कल कैबिनेट में इस बारे में भी चर्चा होती है या नहीं, हम देखेंगे। वहीं होम स्टेज पर फैसला होने वाला है। अब देखिए, अवैध रूप से होम स्टेज नहीं चलाए जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में कहीं भी आपको होम स्टे चलाना है तो उसके लिए नियमों का पालन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए नई दरें भी लागू कर दी जाएंगी। हालांकि दरें अलग होंगी, ग्रामीण इलाकों के लिए अलग और शहरी इलाकों के लिए अलग। ये कुछ सिफारिशें दी गई हैं कैबिनेट सब कमेटी की ओर से, और साथ ही साथ पर्यटन विभाग ने भी इस पर एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, या धारा 118 के तहत भूमि ले ली और उस पर फिर होम स्टे चला रहे हैं। तो एक तरह से रोक लगने वाली है। अगर धारा 118 के तहत भूमि ली है और उस पर होम स्टे चल रहा है तो वो इजाज़त भी अब सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी। बहुत सारे परिवर्तन होम स्टे पॉलिसी में अब होने जा रहे हैं और इसके लिए पूरा प्रस्ताव तैयार है। अगले कल देखना होगा कौन सी नियमों को लेकर मंजूरी मिलती है और कौन से पुराने नियम अब इसमें एक तरह से बदल दिए जाते हैं। ये जानकारी कल निकलकर सामने आएगी। वहीं ऑटोमेटिक व्हीकल टेस्टिंग सेंटर भी शुरू किए जा रहे हैं। ये 5 PPP मोड पर खुलने जा रहे हैं, यानी कि 5 जगहों पर ये खुलेंगे और इस फैसले पर भी अगले कल मोहर लगने वाली है। संभावना पूरी है। तो ये कैबिनेट से जुड़ी हमने आपको जानकारी दी। तकरीबन 21 के करीब एजेंडा आइटम्स है जिस पर अगले कल चर्चा होने जा रही है। ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। अब अगली बात कैबिनेट सब कमेटी पर कर लेते हैं। देखिए, ये डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी और 5वीं बैठक है। 6 पोस्ट कोड्स को लेकर इसमें चर्चा होगी। 4 वो पोस्ट कोड्स जिस पर FIR दर्ज है, एक अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एक पोस्ट कोड में नितिन आज़ाद भी अभ्यर्थी है, जिस वजह से प्रोसेस रुक गया था। इन्हें लेकर अगले कल बैठक होगी, लेकिन कैबिनेट के बाद होगी। अब देखिए, ठीक 12 बजे से कैबिनेट शुरू होगी तो समय 3 से 4 बजे तक भी कई बार लग जाता है और 4 बजे ही कैबिनेट सब कमेटी का भी समय रखा गया है। ठीक 4 बजे से कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू होगी और उसके बाद पता लग पाएगा कि कितने पोस्ट कोड्स को और क्लियरेंस मिली है। 6 पोस्ट कोड्स बच गए हैं। संभावना ये है कि सभी को एक साथ भी यहाँ पर क्लियरेंस मिल सकती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुक्खू अभी फैसला ले रहे हैं, या जो अनाउंसमेंट अभी देखिए 2 दिन पहले उन्होंने की थी कि दिवाली से पहले तकरीबन 6 पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो बाकी के 12 बच जाएंगे नवंबर तक, वो भी क्लियर हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट उसमें भी घोषित होने वाला है। इसके अलावा 6 पोस्ट कोड्स अभी कैबिनेट सब कमेटी के पास हैं और 3 मामलों में पहले रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो ये जानकारी उन्होंने दी थी और अब देखना होगा इसमें और कितनी ज़्यादा जल्दबाजी लाई जाती है, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी के पास जो पोस्ट कोड्स हैं उसमें कोई ना कोई पेच फंसा है। टेक्निकल इश्यूज भी बहुत सारे हैं, ये पहले भी डिप्टी CM कह चुके हैं, लेकिन हल कैसे निकाला जाता है, एक साथ कैसे क्लियरेंस दी जाती है, ये अब देखना रोचक रहने वाला है। दूसरी ओर सरकार ने जहां ये वादा किया हो कि नवंबर तक सारे पोस्ट कोड्स क्लियर होंगे, वहां ज़रूरी है कि तेज़ रफ्तार अब इन 6 पोस्ट कोड्स में भी लाई जाए। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। धन्यवाद।